वेलकम टू प्रभास शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज हम अपना सेकंड पेज करेंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में रिवीजन पार्ट 1 की वीडियो में हमने पहला पेज अपना ख़त्म किया था, जिसमें हमने 13 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज हमारा सेकंड पेज का नंबर है और टाइम बचा तो थर्ड पेज भी हम करेंगे। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। हमने वहाँ पर 13 क्वेश्चंस बहुत ही छोटे छोटे तरीके से ख़त्म किए थे। इन वीडियोस में आपको बेटा आंसर बहुत छोटा देखने के लिए मिलेगा। अगर ये छोटे छोटे आंसर्स तुमने याद कर लिए तो एग्ज़ाम में तुम अच्छा परफॉर्मेंस शो कर दोगे। तो बच्चे, पहला इसमें 14 नंबर पर क्वेश्चन दे रखा है, जरा ध्यान देते हैं। व्हाट आर सम मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये सवाल है बेटा आपके सेकेंड चैप्टर का। यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलते हैं, रिलीजियस डेवलपमेंट आपको क्या देखने के लिए मिले मेडिएवल हिस्ट्री में। तो आइए जरा जानते हैं। पहला पॉइंट इसका क्या बोलता है, इंपॉर्टेंट चेंजेस अकर्ड इन द हिंदुइज्म रिलीजन विच इंक्लूडेड वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज। कहने का मतलब ये हुआ, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू रिलीजन में कुछ चेंजेस देखने के लिए मिले। अच्छा, पहले मूर्तियों की पूजा नहीं होती थी। जब हम अर्ली मैन थे, आदि मानव थे, तो हम नेचुरल थिंग्स की ज़्यादा पूजा करते थे। बारिश की, हवा की, है ना, वरुण देवता की करते थे, जिसको हवा बोला जाता था। हम इंद्र देवता की करते थे, जो हमारी बारिश कराने में मदद करती थी। धरती माता की पूजा करते थे। बाद में जैसे जैसे हमें चेंज देखने के लिए मिला, हमने मूर्तियों की स्थापना, मूर्तियों की पूजा करनी भी शुरू कर दी। जब से हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में मूर्तियों का ट्रेडिशन चला गया है, फैशन स्टार्ट हो गई थी, तो हमने डाइटीज की भी, मूर्तियों की भी पूजा शुरू करने लगती। और हमने फिर अलग अलग तरीके से भगवान के रूप मान लिए थे। आदि मानव क्या थे, अर्ली मैन क्या थे, वो नेचुरल चीज़ों को उन्होंने भगवान मान लिया था। हमने देवता बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ चेंजेस देखे गए हैं इस टाइम पीरियड में, मेडिएवल हिस्ट्री में, मेडिएवल इंडिया में। सेकेंड पॉइंट हमारा दे रखा है, हिंदूज स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी। हिंदू धर्म में क्या देखा गया, तो जब मैं आपको चोला एम्पायर बताने जा रहा था, तो चोला एम्पायर में देखा गया था कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स किया गया था, मंदिर बनाए जाते थे। राजा महाराजाओं ने मंदिर बनाया था, तो राजा महाराजाओं के नाम पर वो मंदिर हो जाया करता था कि भाई ये इस मंदिर, इस राजा ने ये मंदिर बनवाया है। ठीक है, विजयालया के टाइम पर राजेंद्र चोला के टाइम पर तुम्हें याद आना जाना चाहिए कि हमारा ये थंजौर में मंदिर बनवाया गया था। ठीक है, जिसको बृहदेश्वर मंदिर भी बोला जाता है। लिंगराज टेम्पल्स भी बनवाए गए थे। तो क्या थे, राजा महाराजाओं ने अपने टाइम पर मंदिर का बनवाना स्टार्ट कर दिया गया था। जो कि मंदिर किस धर्म से हमें पता चलता है, हिंदू के धर्म से पता चलता है, क्योंकि हिंदू के धर्म में हमारा मंदिर का बनना देखना मिलता है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, देयर वॉज ऑल्सो द इमर्जेंस ऑफ द आइडियाज ऑफ भक्ति, दैट इज लविंग पर्सनल राइट्स। कहने का मतलब है, इसी टाइम से ही, जब मेडिएवल पीरियड चल रहा था, ठीक 650 एडी से लेकर 1750 एडी तक, जब ये पीरियड हमें देखने के लिए मिला था मेडिएवल हिस्ट्री में, तो हमने भक्ति मूवमेंट भी इसी टाइम पर स्टार्ट हो गया था। और भक्ति मूवमेंट याद रहे, आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, रामानंद जी ने स्टार्ट किया था। इसके ओरिजिनेटर जो माने जाते हैं वो रामानंद जी माने जाते हैं। तो भक्ति, लोगों में भक्ति के आइडिया जगाना, भक्ति की फीलिंग जगाना, भगवान के प्रति प्रेम का जगाना। ठीक है, भगवान के मूर्तियों देवताओं का प्रेम, मीरा को प्रेम था श्री कृष्ण से, पूजा से रिलेटेड उनके मन में भक्ति थी, इसीलिए भक्ति मूवमेंट का पार्ट वो मानी गई थी मीराबाई। तो ये हमारी क्या थी, भक्ति, लोगों के मन में आइडियाज क्रिएट करना, ख्याल बनाना भक्ति से रिलेटेड। तो ये इस टाइम पीरियड के टाइम पर हमें चेंज देखा गया था। ठीक है, भगवान को प्यार करना, उनको अपना मजहब मानना। ठीक है, इसी चीज यहाँ पर देखा गया है, भक्ति मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम मूव करते हैं। What does the term pan regional means? यहाँ पे बात बोलेगी पैन एम्पायर, पैन रीजन, वो एरिया जिस एरिया में राजा रूल करता था, राजा शासन करता था, उस एरिया को यहाँ पर पैन रीजनल एरिया बोल रखा है। आइए जरा इसका आंसर देखते हैं। The term pan region was used in sense of areas of empire spanning a diverse region। बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों को मिला के, अलग अलग प्रांतों को मिलाकर जो एरिया बनाया जाता था जिसमें राजा राज करता था,
उस एरिया को यहाँ पर बोला गया है पैन रीजनल एम्पायर। अगर मैं बात करूँ जो हमारा मुगल एम्पायर पीरियड चल रहा था, तो कहाँ पाकिस्तान के सिंध से लेकर पूरा बांग्लादेश और वहाँ से पूरा कुछ हिस्सा साउथ का छोड़ के पूरा एरिया हमारा मुगल्स का आता था। तमिलनाडु को छोड़ के बाकी आंध्र प्रदेश से ऊपर का एरिया पूरा मुगल्स का आता था। तो ये पैन रीजनल एम्पायर बोला जाता है वो एरिया जिस एरिया में हमारा राजा शासन करता है, राज करता है। आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। What were the two major cities under the control of चाहमनाज? चाहमनाज से याद आना चाहिए चौहान डायनेस्टी, चौहान डायनेस्टी से याद आना चाहिए पृथ्वीराज चौहान। तो दो सिटीज़ ऐसे मेजर सिटीज़ थे जो जिनका कंट्रोल चाहमनाज का कंट्रोल था, और वो कौन से दो सिटी थे? दिल्ली और अजमेर। अजमेर से याद आना चाहिए शाकंबरी जगह से ही स्टार्टिंग हुई है चाहमनाज डायनेस्टी की, तो अजमेर जगह वो हो गई, और दिल्ली का एरिया भी चाहमनाज डायनेस्टी में आता था बच्चे। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। हु आर द पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्रिपैट्रिएट स्ट्रगल ऑफ द कन्नौज? त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज का जब हुआ था तो उसमें वो तीन पार्टीज कौन सी थी? बहुत सेकंड चैप्टर याद आना चाहिए तुम्हें, नॉर्थ डायनेस्टी जिसमें मैंने पढ़ा था। तो तीन आते हैं इसमें, गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी और राष्ट्रकूट डायनेस्टी। राष्ट्रकूट डायनेस्टी, इन तीनों में लड़ाई हुई थी किसको हासिल करने के लिए? कन्नौज को हासिल करने के लिए, कन्नौज पर राज करने के लिए लड़ाई हुई थी। इन तीनों में बहुत जद्दोजहद मेहनत की थी इन तीनों ने अपने टाइम पर। जो कौन कौन से बोले जाते हैं? गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी, गुज्जर प्रतिहार में तुम्हें नाम याद आना चाहिए हमारा वत्स का, ठीक। पाल में तुम्हें आना चाहिए तुम्हें पाल डायनेस्टी का गोपाला, और राष्ट्रकूट में तुम्हें याद आना चाहिए ध्रुव। तो ऐसे हमारे तीनों लोगों में लड़ाई हुई थी। बाद में हमारे और भी आगे स्टार्ट हो गए थे आने। तो इन तीनों पार्टीज में लड़ाई की गई थी किसको हासिल करने के लिए? कन्नौज को हासिल करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपको यहाँ पे खत्म होता है। देखो छोटे छोटे से आंसर हैं यहाँ पर। विच रूलर एस्टैब्लिश हिज कैपिटल एट दिल्ली? वो कौन सा राजा था जिसने अपनी राजधानी को दिल्ली बनाया? ठीक, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, वो कौन सा राजा था? इसका आंसर है अनंगपाल। अनंगपाल याद रहे वो तोमर डायनेस्टी से बिलोंग करता था, राजपूत माना जाता था, ठीक। उसने अपना राजधानी दिल्ली बनाई थी जहां पर वो अपना शासन कर सके, बट वो कुछ टाइम तक ही चली थी, ज़्यादा टाइम तक दिल्ली कैपिटल नहीं रही थी, बाद में भी शिफ्ट होती गई है उसके बाद कैपिटल। तो सबसे पहले दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने वाला इंसान अनंगपाल बोला जाता है, तोमर डायनेस्टी का। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहते हैं? व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत के टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सिस्टम के काम करने की कौन सी भाषा होती थी? वो थी बेटा पर्शियन लैंग्वेज। ये हमारी फारसी जिसको बोला जाता है, तो फारसी लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। जो भी काम जो किए जाते थे उसमें जो लेटर्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो बनते थे, फॉलो जो तुम्हारे फरमान आते थे, फरमान जारी होते थे, तो वो उसमें कौन सी भाषा का यूज होता था? पर्शियन लैंग्वेज का, फारसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं बच्चे। ये दे रखा है, फ्रॉम विच कंट्री डिड इब्न बतूता ट्रैवल टू इंडिया? इब्न बतूता हमारे देश में आया था, भारत देश में आया था समुद्र के रास्ते से, केरला से एंट्रेंस की थी उसने, एंटर किया था हमारा, तो वो किसी देश से आया होगा। तो कौन सा देश है? उसका आंसर है बेटा मोरक्को से। इब्न बतूता मोरक्को से आया था। मोरक्को तुम्हारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। वो मोरक्को से आया समुद्र के रास्ते से, और हमारे अगर देखा जाए वो पूरा अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन को घूमते हुए केरला नीचे साउथ की स्टेट से एंटर कर गया। मसालों का बिजनेस भी इसी ने स्टार्ट किया था, मसालों का व्यापार। तो बस इब्न बतूता ने ही हमारे देश में आके बिजनेस शुरू कर दिया आकर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम मूव करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट वर द सेंट्रल प्रोविजंस अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल्स? मुगल्स के कंट्रोल में वो कौन कौन से एरियाज आते थे, वो प्रांत कौन से आते थे जहां पर मुगल्स राज करते थे? तुम बस इसमें बेटा कोई भी 5 याद कर लेना, वही बहुत है। तो याद है मैंने बताया था आपको सिंध वाले एरिया से, पाकिस्तान से तो लाहौर शुरू हो जाता है, तो देखो लाहौर पहले आ गया।
आगरा जहाँ पे ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था मुमताज महल की यादगार में, तो आगरा आ गया। दिल्ली, दिल्ली तो उनकी कैपिटल थी, राजधानी थी। पानीपत की लड़ाई तो हुई थी मुगल से, ठीक है, तो पानीपत भी आ गया इसमें। अजमेर, क्योंकि कुछ टाइम तक मैं बात करूं, अजमेर चौहान ने भी मुकाबला किया। अजमेर ने राजस्थान में आता है, और आगरा के बगल में ही मथुरा है बेटा, देखो मथुरा भी आ गया। मेवाड़ राजस्थान का पार्ट है। डेक्कन पूरा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र को मिला के डेक्कन बोला था। चित्तौड़, चित्तौड़ से याद आए गुजरात, तो गुजरात का एरिया भी बोला जाता है। तो कोई भी 5 याद कर सकते हैं हमारा। तो ये हमारा मुगल एम्परर का कंट्रोल माना जाता है। इन सभी एरियाज में मुगल एम्परर ने कंट्रोल किया था। आइए जरा कुछ क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन मनसबदार्स एंड जागीर्स? मनसबदार और जागीर्स के बीच में क्या संबंध थे, आइए जरा जानते हैं। मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर्स। मनसबदार कुछ अपनी सैलरी लेते थे, रिसीव करते थे, जो उनके राजा महाराजाओं के द्वारा, मिनिस्टर्स के द्वारा पहुंचाई जाती थी उनको, जिसको हम जागीर्स बोलते थे। मनसबदार डिड नॉट रिसाइड एक्चुअली इन द और एडमिनिस्ट्रेट देयर जागीर्स। मनसबदार जो थे वो इस एरिया में नहीं रहते थे, ठीक है, ये, और ना ही वहाँ के जागीरों को एडमिनिस्ट्रेट करते थे। वो सिर्फ क्या है, अपनी सैलरी लेते थे, उस पर काम करते थे अपने एरियाज़ में, बट वो रहते नहीं थे उस जगह पर। और ये मनसबदारी सिस्टम जो स्टार्ट करवाया था वो याद रहे, अकबर ने स्टार्ट करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करते हैं। डिफाइन द टर्म डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब क्या है? रेस्पेक्ट। डिग्निटी को सुन के ही दिमाग में रेस्पेक्ट याद आ रहना चाहिए। तो दिस रेफर्स टू द थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर पर्सन्स एज रेस्पेक्ट। ये एक ऐसी थिंकिंग, ये ऐसी सोच को मानी जाती है जो एक इंसान अपनी प्रति क्या रेस्पेक्ट बनती है वो, और दूसरे इंसान के प्रति क्या रेस्पेक्ट बनती है, उस रेस्पेक्ट को यहाँ पे बोला गया है डिग्निटी। क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान का जब तक रेस्पेक्ट नहीं करेगा, उसका आदर नहीं करेगा, तो वो डिग्निटी नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पर डिग्निटी टर्म बोला गया है जब एक इंसान के दिमाग में दूसरे इंसान के प्रति क्या रिस्पेक्ट है, वही डिग्निटी बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी व्हाई इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इंपॉर्टेंट? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्यों इतना ज़रूरी है हमारे लोकतंत्र जैसे देश के लिए? ठीक है, यूनिवर्सल फ्रेंच एडल्ट फ्रेंचाइजी तो हमें याद आना चाहिए 18 साल से ज़्यादा लोगों को वोट देने का अधिकार। तो बस यहाँ से हमारा आ जाता है, और 18 साल से ज़्यादा जो भी इंसान वोट दे सकता है, जो भी 18 साल का हो गया तो समझ लो उसके पास राइट आ गया, एक अधिकार आ गया कि वो अपना नेता, अपना लीडर खुद चुन सकता है, वोट को कास्ट करके, वोट देकर। आइए क्यों जरूरी है, पहला पॉइंट इसमें दे रखा है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। ये समानता के प्रिंसिपल पर बनाया गया है, ना तो इसमें पुअर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, ना ज़्यादा गरीब को इंपॉर्टेंस दी गई, सबको समानता का अधिकार है। तो यूनिवर्सल फ्रेंच एडल्ट फ्रेंचाइजी अधिकार सबको देता है। पुअर पर्सन भी लॉ के लिए बराबर है, और रिच पर्सन्स भी लॉ के लिए बराबर है। कानून की नज़र में सब बराबर हैं, ठीक है, कानून सबको एक नज़र से देखता है। सेकंड पॉइंट इसमें दे रखा है, इट मीन्स दैट ऑल पर्सन्स आर इक्वल एंड हैव इक्वल राइट टू वोट। देखो, जब सब लोग बराबर हो गए, जब समान हो गए सब लोग, तो समान बराबर के राइट्स भी दिए गए होंगे। बिग जो रिच पर्सन है उसको भी वही राइट दिए गए हैं, जो पुअर पर्सन है उसको भी राइट दिए गए हैं। कौन सा राइट है? वोट देने का राइट, ठीक है। जब लाइन लगती है तो उसमें अगर पुअर पर्सन भी आगे घुस गया वोट देने के लिए, तो पुअर पर्सन सबसे पहले वोट देगा, उसके बाद रिच पर्सन वोट देगा, ठीक है। इसमें अमीर गरीब में भेदभाव नहीं बताया गया है, सबको समान राइट्स दिए गए हैं, समान अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच द गवर्नमेंट प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल? वैसे कौन से तरीके हैं सरकार जो हमें बढ़िया हेल्थ फैसिलिटी करने के लिए, क्या क्या ऐसे तरीके हैं जिनको हमारे देश को बढ़िया हेल्थ फैसिलिटी दे रही है, हमारे देश के नागरिकों को, हमारे देश के लोगों को? तो सरकार क्या कर रही है? तो सबसे पहले इसमें दे रखा है, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेंटर्स।
हमारे देश में नए नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। याद रहे जब मैंने आपको डाटा एनालाइज करवाया गया था, पहले 1950s के टाइम पर कितने हॉस्पिटल थे और 2018 में या 11 में कितने हॉस्पिटल्स रह गए हैं। डॉक्टर्स जो MBBS कर रहे थे, डिग्री ले रहे थे, वो भी पहले डॉक्टर्स कम थे, अब डॉक्टर्स ज़्यादा हैं। हर 5 बच्चे में 1 बच्चा डॉक्टर बनता है। तो देखो, हॉस्पिटल जब डॉक्टर ज़्यादा होंगे तो हॉस्पिटल्स भी तो खुलेंगे इलाज करने के लिए, हेल्थ केयर सेंटर्स। तो इस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने हमारे देश के लोगों को मदद करी कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ केयर सेंटर्स खोलने चाहिए, हॉस्पिटल्स खोलने चाहिए जहाँ पे अपना इलाज करा सकें। सेकंड पॉइंट इसमें दे रखा है, बाय ऑर्गेनाइजिंग कैंप्स फॉर फ्री मेडिकल चेकअप्स फॉर जनरल पब्लिक। फ्री में कैंप लगाना, फ्री में प्रोग्राम करवाना कि भाई अपना चेकअप करवा लो फ्री में, मुफ्त में, तो लोग आ जाएंगे। तो देखो हमारे देश की, अब देखो तुमने देखा होगा कोरोना की वैक्सीन फ्री में लगाई जा रही है सभी लोगों को, क्योंकि गवर्नमेंट को चिंता है कि हमें पब्लिक का हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना है। आज के टाइम पे जो सबसे बड़ी बीमारी जो हमारी बनी है वो कोरोना बनी हुई है, और देखो सरकार, गवर्नमेंट हमें फ्री में वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है। इसमें क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये वाला क्वेश्चन हम कल करेंगे, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने आज सेकंड पेज अपना कवर किया है। थर्ड पेज में ये पूरे क्वेश्चन आंसर्स कवर हो जाएंगे विद रीजंस। तो आज ये 2 वीडियोस को देखकर बच्चे सोए और जो भी इसमें काम कराया गया है वो करें। छोटे छोटे आंसर्स इसमें मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। इसमें छोटे छोटे आंसर्स लिखे हुए जिससे कि बच्चों को याद करने में आसानी रहे। तो ओके, थैंक यू क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ। नेक्स्ट वीडियो हमारी रिवीजन पार्ट 3 होगी और रिवीजन पार्ट 4 में सब कुछ खत्म। ओके, थैंक यू क्लास।